दोस्तों वंदे मातरम। आज पार्ट 3 में पितृ दोष के बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसे कौन से 11 कॉम्बिनेशन बनते हैं किसी भी जातक की कुंडली में जिस वजह से पितृ दोष बन जाता है। और पितृ दोष क्या होता है कि पूर्व जन्म में या तो पिता की हत्या या तो पिता द्वारा कोई ना कोई श्राप कर्ज, तो इन्हीं वजहों से इस जन्म में जो जातक की कुंडली होती है उसमें कहीं ना कहीं पितृदोष, जिसकी वजह से बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है या तो संतान को बार बार कष्ट होता है। अब इसके सॉल्यूशंस जो दिए हुए हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही लिमिटेड उपाय हैं, इसको मैं एलोब्रेट करूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कि और क्या क्या बेहतर हो सकता है सूर्य के उपाय के लिए। सूर्य आखिर क्यों? पितृदोष का विचार जब भी होता है तो सूर्य से ही गणना की जाती है, क्योंकि सूर्य को आत्मा कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। सूर्य से ही विचार भी किया जाता है पिता के सुख के बारे में। और सूर्य जो कि काल पुरुष कुंडली में 5वें घर से भी विचार किया जाता है पिता के बारे में। सूर्य के जो कारक होते हैं, जो भाव जो जिनमें सूर्य कारक होते हैं, उनसे भी विचार किया जाता है। पहली और पंचम राशि से भी विचार किया जाता है। बेसिकली 5वीं राशि से तो हमेशा ही विचार किया जाता है। और वैसे ये तो ग्रह योग का कॉम्बिनेशन है, लेकिन पितृ दोष में भी ये अप्लाई होता है फॉर्मूला, जिसमें कि 5वें घर से पंचम में, 5th to 5th, 5 में से 5वें घर में अगर मेलफिक प्लैनेट्स चले जाते हैं या मेलफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट सौम्य एवं क्रूर ग्रह चले जाते हैं, तो भी कोई ना कोई कुंडली में दोष बनता है और वो संतान कष्ट देखे जाता है। और कोई ना कोई पार्शियल पितृ दोष का भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन निकल कर आता है। तो हम पहले दोष की तरफ चलते हैं और लास्ट में मैं आप लोगों को रेमेडीज़ भी बताऊंगा कि इसके सिंपल उपाय क्या हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो या जिनका कोई संतान कष्ट हो, वो अपनी अपनी कुंडली आप खोल लें। जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा आप अपनी कुंडली के साथ मैच करवाते जाएं और इसके उपाय हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और जो व्यूअर्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराने वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो ये पार्ट 3 है आज का पितृ दोष के बारे में, जिसमें कि बृहत पराशर होरा शास्त्र किताब आप लोग भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने तरीके से इसको एलोब्रेट करूँगा। पहला घर क्या कहता है, उसमें लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं मेरे तरीके से इसको एलोब्रेट करूँगा कि मिथुन लगन की कुंडली हो। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं नेटिव के लिए है जिनकी मिथुन लगन की कुंडली बनती है और उसमें सूर्य तुला राशि में, डेफिनेटली मिथुन लगन की कुंडली में 5वें घर में सूर्य नीच के होंगे तुला राशि के, और सूर्य के दोनों तरफ पाप ग्रह हों। तो ये क्या कौन सा योग बना? पाप कातरी योगा बना। या तो सूर्य के ऊपर कोई ना कोई अफ्लिक्शन हो, सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, ये भी ऐड कीजिए आप अपनी तरफ से, जो कि किताब में नहीं दिया हुआ है। और हाँ जी हाँ, मैं ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैं आप लोगों को जिन केसेस पे मैंने काम किया है लास्ट 25 ईयर से, उन लाइव केसेस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उन जातकों के नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी का रीज़न है। हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है, लेकिन उन्हीं लोगों द्वारा रिकमेंडेशंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये क्या कहता है, एक तो ये कॉम्बिनेशन बना, और साथ में इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक तो सूर्य तुला राशि का पंचम में पाप ग्रहों से पीड़ित होना, चाहे वो कोई से भी कॉम्बिनेशन बन जाए। इसके साथ साथ सूर्य का नवमांश कुंडली में मकर या कुंभ के नवमांश में होना, मतलब मकर या कुंभ राशि का सूर्य नवमांश कुंडली में। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बना। अब आता है दूसरा कॉम्बिनेशन। ये क्या कहता है? पंचम में सिंह राशि हो, मतलब 5वें घर में सिंह राशि हो, 5वें या 9वें में सूर्य हो, मतलब सिंह राशि जब पंचम में होगी तो ये मेष लगन बनेगा।
क्योंकि सूर्य से ही कनेक्शन बनता है पिता के बारे में। कहीं ना कहीं सूर्य की अफ्लिक्शन होगी तो ही वो पितृदोष बनेगा। तो सूर्य पंचम में सिंह राशि, ये D1 चार्ट की बात हो रही है, लग्न कुंडली की। और 5वें या 9वें घर में सूर्य व पाप ग्रह हो, चाहे सूर्य पंचम में हो या वो नवम में हो। एंड उसके साथ साथ सूर्य पाप दृष्ट या पाप मध्य हो, मतलब सूर्य के ऊपर कोई ना कोई पाप प्रभाव हो और सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पाप कातर योगा से पीड़ित हो, सूर्य शत्रु राशि में चला जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इस केस में वो तभी होगा जब सूर्य, जैसे कहा गया है कि पंचम में सिंह राशि हो या 5वें या 9वें में सूर्य हो। अगर 9वें घर में सूर्य चला जाता है, शत्रु क्षेत्री हो जाता है, तो ये कंडीशन लागू होगी दूसरी वाली। अदरवाइज पहली वाली कि सूर्य सिंह राशि में पंचम घर में, ये सिर्फ मेष लग्न पे बात होगी। या तो जी हाँ, मेष लग्न ही बनेगा उसमें भी, लेकिन 9वें घर में सूर्य का पीड़ित होना। तीसरा योग बनता है यहाँ पर सिंह राशि के गुरु। गुरु को संतान का कारक कहा गया है, तो सिंह राशि के गुरु तथा पंचमेश एवं सूर्य साथ में हो। सिंह राशि का जो गुरु है उसके साथ पंचमेश, 5वें घर के जो भी लॉर्ड होंगे, जो भी स्वामी होंगे, और सूर्य, इनका तीनों का साथ में इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ 1 या 5 भाव, मतलब पहला घर या 5वां घर, इसमें ये दोनों जो घर हैं ये पाप ग्रह से पीड़ित हों या इसमें पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु को भी मैं संज्ञा देता हूँ, क्योंकि केतु जब भी 5वें घर में होता है तो कंसीविंग में दिक्कत देता है। और अपनी ही अगर ट्रांजिट स्टार्ट हो जाती है, ऐसी कुंडलियों में देखा है अक्सर कि अगर कुंडली में केतु की महादशा स्टार्ट हो जाए और केतु जब भी ट्रांजिट करेगा 18 मंथ के लिए करेगा, और उसकी ट्रांजिट भी अगर पंचम घर में हो जाए, गोचर मीन्स चाहे वो चंद्रमा से देखें आप या लगन से देखें, लगन से वो लोग देखेंगे जो प्रैक्टिकल है, चंद्रमा से वो देखेंगे जो बहुत इमोशनल हैं, तो भी ये संतान कष्ट करेगा, कंसीव नहीं होने देगा। कंसीविंग होती है तो आगे आप समझते हैं अबॉर्ट एट्सेट्रा, ये सारी परेशानियां भी रहेंगी। अब चौथा योग बताता है कि लग्नेश अगर कमज़ोर होकर पंचम में चला गया हो, लगन का स्वामी अगर कमज़ोर हो गया हो, वीक हो, कमज़ोर हो, 5वें घर में चला गया हो, एंड इसके साथ साथ पंचमेश 5वें घर का जो स्वामी है वो सूर्य के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन हो, युति हो या एसोसिएशन हो, इकट्ठे बैठे हो। और इसको मैं साथ में ये भी लूँगा कि आपस में कोई ना कोई एक्सचेंज हो, तथा इसके साथ साथ पहला और 5वां जो भाव है, दोनों जो भाव हैं वो पाप युत हो। ये बुक कहती है पाप युत का मतलब है कि या तो पहले और 5वें घर में बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन हो, या तो दोनों भाव पीड़ित हो जाएं, सर्वाष्टका में भी बहुत कम पॉइंट हो, या सूर्य के भिन्नाष्टक में भी कम पॉइंट हो। इसके साथ साथ पहले और पंचम के जो स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो। तो ये सारे ही मीनिंग हमें निकालने पड़ेंगे। सर्वाष्टक को हम नहीं छोड़ सकते कभी भी, जब भी कोई भी हम विश्लेषण करते हैं। इसके साथ हमारा 5वां पॉइंट आता है कि दशमेश होकर मंगल, कि मंगल जब 10वें घर के स्वामी होकर पंचमेश से जब युति बनती है, 5वें घर से युति बनती है, युति चाहे वो एसोसिएशन हो, आपस में दृष्टि संबंध हो, और इसके साथ साथ पहला, 5वां और 10वां घर में पाप ग्रह हो, पहला, 5वें और 10वें घर में जब भी पाप ग्रह होंगे साथ में, तो भी ये पितृदोष बनेगा। अब छठा पॉइंट आता है हमारे पास। अच्छा, अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, जैसे ये कहता है कि दशमेश होकर मंगल, तो देखिए ये कंडीशन किस किस लगन में होगी? कुंभ लगन में या तो कर्क लगन में, क्योंकि कुंभ लगन में मंगल दशमेश होंगे और मकर लगन में भी मंगल दशमेश होंगे।
क्योंकि मकर लगन में मेष राशि के स्वामी, मेष राशि आएगी 10वें घर में, और कुंभ लगन में वृश्चिक राशि आएगी। तो आप लगन भी याद रख सकते हैं कि ये कंडीशन, 5th कंडीशन कुंभ या तो कर्क लगन के लिए ही अप्लाई होती है। अब 6th जो कंडीशन है ये कहता है कि दशमेश, 10वें घर का जो स्वामी है वो 6ठे 8वें 12वें घर में हो। कौन सा 6ठा 8वां 12वां? 10वें घर से नहीं, लगन से 6ठा 8वां 12वां लेना है, दूस्थान जिन्हें कहा गया है। एंड इसके साथ साथ संतान कारक गुरु जुपिटर पाप ग्रह की राशि में हो, मतलब वो शत्रु क्षेत्री चला गया हो, शत्रु राशि में चला गया हो गुरु। और ये तो अभी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि पंचदा मैत्री चक्र मैंने आप लोगों को जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की जो सीरीज़ है उसमें सिखाया है कि किस तरह से आपको शत्रु, अधिशत्रु और मित्र, अधिमित्र आपको देखना आना चाहिए। तो जब भी गुरु पाप ग्रह की राशि में चले जाएं, इसके साथ साथ और क्या योग बनता है, और 1 और 5 का स्वामी, पहले घर के और 5वें घर के जो स्वामी हैं वो पाप युक्त हो जाए। तो पाप युक्त कैसे भी हो सकते हैं? राहु केतु की अफ्लिक्शन भी हो सकती हैं, उनके स्वामी नवांश में पीड़ित भी हो सकते हैं, और वहाँ पर पाप कात्री योगा भी बन सकता है, उनके स्वामी शत्रु क्षेत्र भी हो सकते हैं। नक्षत्रों को भी हमें विचार करना है यहाँ पर। वही कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें बुक पर नहीं चलना है, हमें और भी कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करना है। 7वां योग बहुत सिंपल है, ये 7वां योग कि 10वें घर का स्वामी अगर पंचम घर में चला जाए। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा राजयोग है ये, लेकिन जिस कुंडली में ये राजयोग बनेगा वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष में समस्या दे देगा। ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े पेंटा हाउसेस, बंगले, ज़मीन जायदाद, भूमि, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, मिलें, बहुत कुछ होता है, लेकिन संतान पक्ष में चूक जाते हैं आखिर। जिसमें क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि 10वें घर का स्वामी पंचम में चला जाए, और पंचम घर का स्वामी या ईदर ऑफ देम, या तो 5वें घर का स्वामी 10वें घर में चला जाए। तो ये दोनों ही बहुत बड़े राजयोग कारक हैं, त्रिकोण और केंद्रों का कनेक्शन बनना। तो इसमें क्या कहता है कि और साथ में हो तथा 1 और 5 भाव पाप युक्त हो। ये पहले बता चुके हैं हम कि कैसे होता है पाप युक्त होना, इससे पहले वाले पॉइंट में। तो बहुत सिंपल है, दशमेश का पंचम में और पंचमेश का दशम में, और पहले और 5वें घर का पीड़ित होना, या उनके स्वामियों का, या उनके स्वामियों के नक्षत्रों का पीड़ित होना, या D9 चार्ट में उनका पीड़ित हो जाना, या राहु केतु की एक्सिस, या सोलर एक्लिप्स का जो टाइम होता है, या चंद्र ग्रहण का जो समय होता है, उस समय की जो अफ्लिक्शन होती है बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसके बाद का योग है 8वां योग कि 1 और 5 भाव में किसी प्रकार से सूर्य, कि पहले या तो 5वें घर में, भाव का अभिप्राय है घर, वो हाउस, पहले और 5वें भाव में किसी भी प्रकार से सूर्य, मंगल एवं शनि का स्थित होना। तो ये तीनों ही पाप ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स। तो पहले और 5वें घर में सूर्य, मंगल एवं शनि का स्थित होना, तथा 8वें घर में और 12वें घर में, ईदर ऑफ देम, दोनों में से किसी एक में राहु और गुरु का होना। तो ये भी पितृ दोष का कारक है। अब 3 योग और बचते हैं, 8 हम कर चुके हैं, जिसमें कि 9वां योग बनता है 8वें घर में सूर्य। सिंपल योग है कि अष्टम घर में सूर्य, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो, और 5वें घर में शनि, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो, एवं पंचमेश 5वें घर का स्वामी राहु के साथ, और लगन में पाप ग्रह हो, और या तो लगन पाप ग्रहों से पीड़ित हो। ये मैंने अपनी तरफ से एडिशन कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि इस तरह से भी व्याख्या की जाती है पितृदोष की, जो कि किताबों में पूर्ण इस तरह से नहीं दिया है। 10वें घर, अभी 10th योग, ये 10th योग में ये किताब कहती है कि द्वादशेष, मतलब 12वें घर का जो स्वामी है, 12वें घर को व्यय स्थान कहा जाता है।
कि जो व्यय स्थान का जो स्वामी है वो लगन में चला जाए। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कभी नहीं माना जाता है। ये कोई ना कोई जेल यात्रा के योग भी बनते हैं ऐसे केसेस में। अदर देन पितृदोष की भी मैं बात करूं, इसके साथ साथ 2 कॉम्बिनेशन और बनेंगे तभी जाके पितृदोष कंप्लीट होगा। एंड कहता है कि अष्टमेश पंचम में चला जाए। अष्टमेश पंचम में चला जाए, इस केस में मैंने अक्सर देखा है, आप लोग अपनी कुंडलियों में चेक कीजिए, जिन लोगों का अष्टमेश पंचम घर में चला जाता है, ऐसे लोगों को संतान सुख में कमी रहती है। संतान आपसे, आपके विचारों से सहमत नहीं होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि संतान माता पिता को छोड़कर भी चली जाती है। संतान और माता पिता के बीच में हमेशा ही विरोधाभास रहता है। वो कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी और कई बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास चैट जैसे मैं पढ़ रहा था किसी क्लाइंट की आज से 1 साल पहले, और ऐसे 6-7 और केसेस हैं जिसमें कि इतनी अच्छी परवरिश करने के बाद और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल, जिसमें कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस भी हैं एंड कुछ लोग धर्मगुरु भी हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को व्हाट्सएप में भी ब्लॉक कर दिया है। वो उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। और ये जितने भी कॉम्बिनेशन निकल कर आए, इसमें अष्टमेश 5वें घर में था। और इसके बाद एक और योग दशमेश का अष्टम घर में चले जाना, ये भी एक अच्छा योग नहीं है। लेकिन इसमें जो संतान होती है उसमें ये नहीं कहूँगा मैं कि संतान माता पिता के साथ कनेक्ट नहीं रहती है, लेकिन पितृ कष्ट यहाँ पर ज़रूर होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको पितृ सुख नहीं मिल पाता है, और ऐसे लोगों को हमेशा ही जॉब में परेशानियाँ रहती हैं, जॉब छूटती रहती है, अचानक जॉब छूट जाती है कई बार, या तो कंपनी दोबारा फायर कर दिया जाता है सडन। तो 3 कॉम्बिनेशन बने। फिर से कहेंगे हम योग नंबर 10 को। 12वें घर के स्वामी का लगन में चले जाना, इसके साथ अष्टम घर के स्वामी का 5वें घर में चले जाना, और 10वें घर के स्वामी का 8वें घर में चले जाना। और अब आता है लास्ट योग 11वें नंबर। ये जैसे कि बहुत सिंपल योग है कि षष्ठेश पंचम में हो, छठे घर का जो स्वामी है वो पंचम घर में चले जाए, मतलब एग्जैक्टली 12वें घर में चला जाए, उसका व्यय हो जाए छठे घर का, और वो भी कहाँ, संतान के घर में, संतान के घर में व्यय होना। एंड इसके साथ दशमेश का छठे घर में चले जाना। देखिए कितने अच्छे योग हैं वैसे वो। अगर जब भी षष्ठेश जब भी पंचम घर में जाता है तो ये राजयोग कारक कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत कंपटीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल देखा गया है ऐसे लोगों को। और जब भी दशमेश छठे घर में चला जाता है तो ऐसे लोग कभी भी जॉब से संतुष्ट नहीं रहते, वो कुछ हमेशा ही बड़ा करने की ताक में रहते हैं, और कंपटीशन में उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। एंड इसके साथ साथ एक और योग बता रहा है ये कि गुरु और राहु साथ में हो। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो मीन लगन की कुंडली के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, जिसमें कि षष्ठेश का पंचम में, मतलब छठे घर के स्वामी का पंचम में, जैसे कि षष्ठेश हुआ यहाँ पर सूर्य, तो वो अगर 5वें घर में कर्क राशि में चला जाए, और साथ में दशमेश छठे घर में, मतलब 10वें घर के जो स्वामी हैं गुरु, क्योंकि 10वें घर में आएगी धनु राशि, छठे घर में चले जाएंगे सिंह राशि में, एंड साथ में गुरु और राहु साथ में हो। गुरु वैसे ही छठे घर में आ गए, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, और साथ में राहु की एसोसिएशन। ये तो मैंने एक बात करते करते आप लोगों के साथ एक योग बना दिया कि ये भी बन सकता है। तो ऐसे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि इनके उपाय क्या हैं, सिंपल रेमेडीज़ क्या हैं, कौन सी रेमेडीज़ जो मैं रेकमेंड करता हूँ। किताब क्या रेकमेंड करती है, किताब में तो एक सिंपल फंडामेंटल दिया हुआ है यहाँ पे कि पितृ शाप की शांति के उपाय के लिए या तो ज्ञा श्राद्ध किया जाए और वहाँ पे 1000 या 11000 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाए, या तो कन्यादान गोदान किया जाए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट अबाउट दोज पीपल, उन लोगों का क्या जो विदेशों में रहते हैं, जिनको यही नहीं पता कि बिहार में आखिर गया है कहाँ पर, वो कहाँ से उपाय करेंगे। तो इसमें मैं 3-4 उपाय डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जिन लोगों का सामर्थ्य है जो ये कर सकते हैं, वो किसी शुभ मुहूर्त में, और श्राद्धों के समय भी ये मुहूर्त किए जाते हैं,
और जो अंतिम श्राद्ध होता है उस समय भी ये मुहूर्त फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कि गया श्राद्ध। और या तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर या तो अपने पंडित से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वो शुभ मुहूर्त और वो पर्टिकुलर होरा सूर्य की, और वो भी बिहार के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ कनेक्ट करके वो कौन सा समय आएगा जब आपको वो उपाय करना चाहिए। तो ये तो उनके लिए है जो बिहार जा सकते हैं, गया जाकर श्राद्ध कर सकते हैं। तो इसमें आप वहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोई पंडित को हायर कर सकते हैं, वो छोटा सा पूजा का अमाउंट लेगा आपसे, और आप वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार 11 लोगों को, 21 को, 101 को ऑड नंबर लिया जाता है, इस तरह से 11,000। इट्स टोटली अप टू यू। या ऐसा नहीं है कि कोई फिगर देनी है हमें वहाँ पर, आप अपनी श्रद्धा से, दिल से आप कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएं और कुछ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें वहाँ पर। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, जो किताब में जो उपाय दिया है वो दिया है कि कन्यादान करें। अब कन्यादान के भी बहुत सारे मतलब आ जाते हैं। कन्यादान एक तो अपनी कन्या का दान होता है, वो तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है उन कपल्स के लिए जिनके यहाँ पर संतान कष्ट बनता है, या उनके लिए भी बन सकता है वैसे जिनकी ऑलरेडी कन्या है। और आजकल देखा गया है बच्चों के बीच में गैप भी बहुत बड़ा होता है कि एक बेटी जब 20, 25 या 30 साल की होने वाली है तभी भी पेरेंट्स के आगे बेबी हो जाते हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों की इच्छा होती है कि उनको सिर्फ पुत्र चाहिए, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया है। थोड़ा सा शायद मैं एग्रेसिव हो गया था उस मैटर के पे कि आखिर क्यों पुत्र चाहिए, क्योंकि पुत्रियाँ ज़्यादा सेवा करती हैं माता पिता की। ये मेरा अपना मानना है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखे हैं समाज में। और इसमें कन्यादान किया जा सकता है। आप उन पुत्रियों का भी कन्यादान करवा सकते हैं जिनके माता पिता नहीं है या जिनको किसी हेल्प की ज़रूरत है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और तीसरा विधान है गोदान करने का, और भी हैं आगे उपाय बताऊंगा मैं आपको। गौदान उस व्यक्ति विशेष को करना है जो कोई पुअर है, गरीब है और किसी हिली एरियाज़ में रहता है या किसी प्लेन में भी रहता है, और वो सच में गौ माता की पूजा कर सकता है और सेवा भी कर सकता है। आप ऐसे व्यक्ति विशेष को आप कोई गाय दान कर सकते हैं। गाय दान इस तरह से नहीं करनी है कि किसी पंडित ने कहा कि गोदान के लिए कोई पूजा करवानी है एंड उसके लिए आपने वो जो एक टोकन अमाउंट होता है वो दे दिया। जिस तरह से आजकल पूजाओं को बहुत ही हिपोक्रेसी से मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, एंड उसके लिए आप यज्ञ की हमारी सीरीज़ दे सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी खुल के बातें की हैं। तो आपको पर्टिकुलर तरीके से, एक शुद्ध तरीके से किसी को गौ दान करना है आपको, एंड आपको मेक श्योर करना है कि वो व्यक्ति विशेष उस गाय की सेवा भी करे और उससे जो भी उसका जीवन यापन चलता है, वो उसका यूसेज, दूध भी लेना चाहता है, निकालना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो जैसे भी करें, लेकिन गौ माता की सेवा जरूर करें। ये नहीं कि आपने गोदान कर दिया और बाद में वो गौ माता को कष्ट देना शुरू कर दिया, तो वो और ज़्यादा पाप के भागीदार हो जाएंगे आप लोग। अब इसके साथ साथ ये तो देखिए किताब के उपाय हैं 3। अब मैं उन उपायों में आता हूँ जो मैं लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसके साथ साथ आप सूर्य से रिलेटेड आप गूगल आउट कर सकते हैं, बल्कि आप कमेंट करना शुरू कीजिए। मुझे तो पता है कौन कौन से वो पेड़ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी रिसर्च करें और बाकी लोग भी देखें कि आप लोगों ने कितनी रिसर्च की है। जो भी सूर्य से संबंधित पेड़ होते हैं उनकी प्लांटेशन ज़रूर करें। बाकी आप गया श्राद्ध करें या ना करें, सूर्य से संबंधित जितने भी पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, कोई एक नहीं होता। सो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उन नाम को बताएं, यहाँ पर लिस्ट आउट करें इसी डिस्कशन में। तो उन पेड़ों को ज़रूर लगाएं और रविवार को आप ये पेड़ लगा सकते हो। 5वां उपाय, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय आदित्य हृदय स्तोत्रम, जब वो एक्लिप्स का समय होता है उस समय आप ज़रूर पढ़ें। और ज़रूरी नहीं कि आपकी जब संतान हो जाए तो आप उसी समय पढ़ें और बाद में बंद कर दें। उसके बाद भी आप ये स्तोत्रम, सूर्य ग्रहण साल में एक बार आता है, बहुत रेयर होता है कि 2 बार आ जाए, तो आप ये पढ़ सकते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम। और इसके साथ साथ जब भी आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ा जाए, जब एक्लिप्स ख़त्म हो जाए, आप विश कर लीजिए कि आप इसके बाद
कुछ गरीब लोगों को खाना भी खिलाएंगे, कुछ लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, अन्न दान अपने तरीके से। लेकिन उनको नहीं जो ऑलरेडी जिनका पेट भरा हुआ है, जो सच में ज़रूरतमंद हो, उस व्यक्ति विशेष को आप दान कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी हैं। अच्छा यस, एक और रेमेडी भी है कि सूर्य के लिए आप एक यज्ञ करवा सकते हैं। लेकिन यज्ञ करवाने के बाद सूर्य की आप लगातार पूजा करते रहें, सूर्य को नित्य जल देते रहें। इसके साथ साथ रविवार को जल में कोई ना कोई, जैसे जागरी गुड़ जो होता है, उसको बहाते रहें। अब आप कहेंगे कि हम पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। जी नहीं, जल में बहुत सारे जीव होते हैं। जब आप किसी रविवार को जल में गुड़, जागरी, कोई मीठी चीज़ अगर आप बहाते हैं, या लाल रंग की लेंटिल्स वस्तुएं, आपकी पल्सेस, तो जीव जो पानी में रहते हैं वो उनका सेवन करेंगे। और सूर्य के लिए रविवार को आप सूर्य नमस्कार आसन भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी एक तरह से। और अगेन जो लोग क्रिया श्राद्ध और बाकी उपाय भी करेंगे, उनके लिए मेरे एक रिक्वेस्ट है कि रविवार को ज़्यादा नहीं तो 10 to 20 रिपीटेशंस सूर्य नमस्कार के ज़रूर आप करें। देखो दोस्तों, ये वो रेमेडीज़ है जो मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ। एंड इनके अलावा भी अलग रेमेडीज़ भी होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब इन योगों के अलावा भी कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस वीक हो जाते हैं। और कहाँ पे? सप्तमांश कुंडली में। क्योंकि बच्चों के बारे में सप्तमांश कुंडली से भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने योग बताए हैं आपको, इसमें आप लगन की और पाँचवें घर की अफ्लिक्शन सप्तमांश में भी ज़रूर देखते चलें आप एक बार। और आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और इसके बाद हम आएंगे मातृ दोष क्या होता है और उसके क्या उपाय होते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें। भारत माता की जय।